नेक्स्ट स्लाइड से हमारे पास बायोमास एनर्जी और बायोगैस। बायोगैस प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। बायो का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बायो का मतलब होता है जो हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास लीव्स, पत्ते लीव्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास किचन वेस्ट होता है, सब्जियों के पील्स होते हैं ना जो, वो। तो उस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को, बायो सब्सटेंसेस को भी यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बायोमास को समझना है, फिर हम बायोगैस को समझेंगे। तो बायोमास एनर्जी मींस, आपको पता लग गया ना, ऐसा सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। जब वो बायोडिग्रेडेबल है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर है द वेस्ट मटेरियल्स लाइक द वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोमास। ऐसे कोई भी सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल और डेड पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स जो लिविंग हो, ठीक है। बायो, बायो का मतलब एक तरह से लिविंग भी होता है, जैसे बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग, लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड होंगे? आपका वुड इंक्लूड होगा, एनिमल डंग जैसे गोबर होता है वो, वेजिटेबल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, सीवेज, सीवेज जैसा जो ड्रेन सिस्टम का पानी होता है ना, नाली का पानी जिसे हम बोलते हैं, इटसेट्रा। तो ये एग्जांपल है आपके पास बायोमास के। तो बायोमास इज ए डीकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोमास में बैक्टीरिया जो यूज होता है वो कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? तो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है या फिर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम इसे बोल सकते हैं। एनारोबिक का मतलब क्या है? जिससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो वर्क करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एना, एना का मतलब ही क्या होता है? एब्सेंस। एरो मीन्स एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आप इस तरह से याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये शायद क्वेश्चन इस तरह के कंपटीशन में आ जाते हैं, तब आपको समझना चाहिए कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना भी चाहिए। तो ठीक है, चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब नहीं है, कंपटीशन में जरूर आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से देखना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए पढ़ना भी। हाँ, डिटेल में नहीं करेंगे, ब्रीफ करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। दो वीडियो में, नेक्स्ट जैसे एक वीडियो हमारी हो चुकी है, आज एक वीडियो है, इससे अगली वीडियो में हम इसको पक्का फिनिश कर देंगे। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मीथेन। यहाँ पर ये कंपोनेंट जो पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बायोमास है उसमें क्या होता है? मेनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इस तरह से ये कंपोनेंट बायोमास के अंदर होते हैं। इन्हीं से हम क्या करेंगे? एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब आता है बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट की ये कंप्लीट थ्योरी है। इससे नेक्स्ट इसका डायग्राम आएगा, तो थ्योरी को बड़े ध्यान से समझना। जब थ्योरी बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको डायग्राम भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बायोगैस प्लांट हैज ए लार्ज अंडरग्राउंड टैंक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बायोमास या जो बायोगैस प्लांट होता है वो एक बहुत बड़ा टैंक फॉर्म में होता है, और वो अंडरग्राउंड होता है, अर्थ के अंदर होता है, अंडरग्राउंड। मेड ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक का भी बना सकता है, इंटो का भी बना सकता है, और इंटो के साथ साथ सीमेंट का भी बना सकता है। द लोअर पार्ट इज द डाइजेस्टर। अब इस डाइजेस्टर वर्ड को याद रखना, डायग्राम में जब आएगा तब आपको पता लगेगा। जो लोअर पार्ट होता है, सबसे लोअर पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टर, और उसी डाइजेस्टर के अंदर वो सभी रिएक्शंस, यानी कि जो बायोमास बायोगैस प्लांट्स में जो भी पार्ट होना है वो उसके अंदर होता है, डाइजेस्टर बोलते हैं। एंड द अपर पार्ट हैज ए डोम शेप या डोम विद ए गैस आउटलेट। जो अपर, जैसे जो बायोगैस प्लांट होता है उसके अंदर जो लोअर पार्ट होता है उसे बोलते हैं डाइजेस्टर, और जो अपर पार्ट होता है वो एक डोम शेप का होता है। डोम शेप कैसी होती है अभी आपको डायग्राम से क्लियर होगी। डोम शेप का होता है, और उसके साथ ही क्या होता है? विद ए गैस आउटलेट, उसके अंदर एक आउटलेट होता है जो गैस को बाहर निकालता है। ऑन वन साइड ऑफ द टैंक अबव द ग्राउंड इज ए मिक्सिंग टैंक। जो टैंक होगा, बायोगैस प्लांट का जो टैंक होगा, उसके एक साइड क्या होता है? मिक्सिंग टैंक होता है, और वो ग्राउंड से अबव होता है। ये बात ध्यान से देखो। एंड ऑन द अदर साइड इज एन ओवरफ्लो टैंक, और अपोजिट साइड, उससे अपोजिट साइड में क्या होगा? आपका ओवरफ्लो टैंक उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। डायग्राम से ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनिमल डंग इज मिक्स्ड विद, एनिमल डंग मीन्स जो बायोमास है उसको हम एनिमल डंग यानी कि गोबर, और उसके साथ जो भी बायोमास है हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। एनिमल डंग इज मिक्स विद वाटर इन द मिक्सिंग टैंक एंड द स्लरी इज सेंड इनटू द डाइजेस्टर। तो जो हमारे पास एक वन साइड ये वाला जो हमारे पास चैम्बर है उसमें हम क्या करेंगे? एनिमल डंग को विद वाटर, जिसे हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? स्लरी बोलते हैं। वहां से हम क्या करेंगे? उसे डाइजेस्टर चैम्बर के अंदर या डाइजेस्टर टैंक के अंदर उसे प्रोड्यूस पहुंचा देंगे। इन द डाइजेस्टर द स्लरी इज डिकम्पोज बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वहां से एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम करना शुरू करेंगे और बायोगैस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। द गैस इज टेकन आउट थ्रू द गैस आउटलेट एंड यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिच इन नाइट्रोजन एंड phosphorus and is used as a manure for crop। तो यहाँ पर आपके पास ये जो पार्ट है, पहली 4 लाइन आपके पास है कंस्ट्रक्शन पार्ट, और उसके बाद ये 6 लाइनें आपके पास क्या है, वर्किंग कह लो या जो भी उसकी थ्योरी है आप ये कह लो, ये है। तो आप इसको ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है बायोमास के बारे में इंफॉर्मेशन, ये आपके पास है बायोगैस प्लांट की कंस्ट्रक्शन के बारे में, और ये है बायोगैस की थ्योरी और यू कैन से वर्किंग के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ध्यान से। ये है हमारे पास बायोगैस प्लांट्स का कंप्लीट डायग्राम। देखो मैंने आपको कहा था जो बायोगैस प्लांट होता है वो एक टैंक फॉर्म में है। तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एक टैंक है। लोअर पार्ट यानी कि इस पार्ट को बोलते हैं डाइजेस्टर, ये है अपर पार्ट, और ये डोम शेप का है। ये देखो इसको बोलते हैं डोम शेप, और ये है इसका आउटलेट, आउटलेट फॉर बायोगैस। तो आपको टैंक क्लियर हो गया। अब इसके एक साइड में आपके पास है स्लरी वाला पार्ट जहां से हम स्लरी को एंटर करते हैं, और इसके अपोजिट साइड में क्या है, आउटफ्लो। ये रहा आपका आउटफ्लो टैंक। क्लियर होगी बात ये। तो ये था आपके पास कंप्लीट डायग्राम। आप कंप्लीट डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कैसे इसको बनाते हैं, किस तरह से करते हैं। अब इसका जो वर्किंग पार्ट है उसको बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करो। यहां से हम स्लरी को ऐड करेंगे। स्लरी, स्लरी क्या होता है, बायोमास और वाटर का मिक्सचर होता है, एनिमल डंक और वाटर का मिक्सचर होता है। ये यहां पर आएगा, स्लाइड करेगा, और स्लाइड करके कहां पे चला जाएगा, डाइजेस्टर टैंक में चला जाएगा। अब डाइजेस्टर टैंक में क्या होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना एक्शन करेगा। एक्शन करने से वो यहाँ पर बायोमास को बायोगैस में कन्वर्ट करेगा। तो ये बायोमास एंटर करेगा इनलेट चैम्बर के थ्रू, बायोमास को बायोगैस में कन्वर्ट करेगा। बायोगैस क्योंकि लाइटर होती है, ये यहाँ से ऊपर उठेगी और इसके थ्रू, आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, स्पेंट स्लरी। ठीक है, स्लरी को एंटर किया था, स्लरी को यूज कर लिया, जो बच गया क्या बना, स्पेंट स्लरी। इस स्पेंट स्लरी को हम यहाँ पर आउटलेट चैम्बर से बाहर निकाल लेंगे, और इस आउट ओवरफ्लो टैंक से हम इसे कंप्लीटली बाहर निकाल के उसे एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत रिच अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नाम क्या है, फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। फिक्स डोम टाइप है, यानी कि फिक्स रहता है एक जगह पर, जहां पर इसको शिफ्टिंग इजी नहीं है इसकी। और ये देखो इंटो का बना रखा है, देखा रखा ना, कोई इंटे ब्रिक्स, तो ये इंटो का बना हुआ है, इंटे और सीमेंट का, ब्रिक्स और सीमेंट का। तो यहां पर आपका ये बायोगैस प्लांट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, और वो हमारे पास है विंड एनर्जी, यानी कि हम हवा से अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ एयर यानी विद द हेल्प ऑफ विंड। तो इसकी कंप्लीट स्टोरी या कंप्लीट थ्योरी आपके पास ये है। विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड मिल्स, यानी कि विंड एनर्जी को जब हम यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, या उसको किसकी हेल्प से करते हैं, उसे हम विंड मिल की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम एक विंड मिल लगाएंगे, आगे डायग्राम आएगा उसका, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये विंड मिल है, और वो उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तक अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो मेन पॉइंट है ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, तो मेन पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का रोटेशन ऑफ टरबाइन, यानी कि आपका टरबाइन रोटेट करना चाहिए। जैसे ही टरबाइन आपका रोटेट करेगा, टरबाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है जनरेटर से, और जनरेटर स्टार्ट करेगा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फैन लाइक स्ट्रक्चर होगी, और उस फैन लाइक स्ट्रक्चर को हमें रोटेट करना है। तो हम यहाँ पर हम किससे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड कर रहे हैं। तो विंड एनर्जी इज यूज्ड in windmills which convert kinetic energy of the wind into mechanical और electrical energy। यहां पर आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि विंड मिल में क्या होता है, विंड मिल कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क लाइक लिफ्टिंग वाटर from wells or grinding grains in the flour mill। It can also be used to rotate the turbine of generator to produce electricity। तो ये था आपके पास विंड मिल के बारे में। अब बारी है विंड एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पर हम एक सिंगल विंड मिल के बारे में बात कर रहे हैं। A single windmill produces only a small amount of electricity, so a large amount of windmills in a large area are
coupled together to produce more electricity in wind energy firm। तो यहाँ पर इस पैरे में आपको क्या बात बताई गई है, इस पैरे में आपको ये बात बताई गई है कि एक पर्टिकुलर विंड मिल से हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलती, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे विंड मिल लेकर आएंगे, लगाएंगे और उनको कपल कर देंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे ताकि वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकें। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, हमें एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस देखते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमेशा आपको यही मिलेगा, इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या आपके पास है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मींस आपको विंड के लिए कोई पैसे या जो विंड यूज हो रही है वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज बर्न ही नहीं हो रही है, हमें यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की तरह फॉसिल फ्यूल को बर्न नहीं किया है। जब नहीं किया है तो पोल्यूशन कहां से होगा। द रिकरिंग कॉस्ट इज लेस, जो रिकरिंग कॉस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू डैम। डैम से ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन फिर भी होता कॉस्टली है, बहुत बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं ये, और इसमें भी पैसे आपके ज्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में कम है। डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या है, विंड इज नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो विंड हमें चाहिए वो हर समय अवेलेबल नहीं होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। जैसे यहाँ पर देखो ये लास्ट पॉइंट 15 किलोमीटर पर आवर, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड हमें चाहिए, जो पर्टिकुलरली हर जगह अवेलेबल नहीं होता या फिर हर समय नहीं होता। थोड़ी देर के लिए होता होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम विंड मिल थोड़ा लगाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मान लो सपोज करो महीने में एक दिन आता है, तो महीने में एक दिन अगर वो विंड आती है तो उसका क्या करेंगे, कुछ उसका फायदा नहीं होने वाला है। तो विंड मिल इज नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, विंड इज नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, इट रिक्वायर्स ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इसके लिए एक बहुत ज्यादा लैंड एरिया की जरूरत पड़ती है हमें। अगर आप साउथ जोन में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे विंड मिल्स या विंड एनर्जी फर्म्स लगे होते हैं। देखो अगर एक फैन है, अगर एक सिस्टम है उसे हम बोलते हैं विंड मिल, और अगर ऐसे बहुत सारे आपके पास सिस्टम है विंड मिल्स हैं उसे बोलते हैं विंड एनर्जी फर्म। तो जब आप साउथ जोन में जाओगे वहां पर बहुत सारे विंड एनर्जी फर्म्स आते हैं और वो बहुत दूर दूर एरियाज में लगे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम विंड स्पीड जो मैं आपको बता चुका हूँ, एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर तो हमें विंड स्पीड रिक्वायर्ड है ही, इससे कम है तो ये जो विंड मिल है वो अपना पर्टिकुलर काम नहीं कर पाएगा। तो ये है आपके पास एक डायग्राम टाइप सिंपल सा आइडिया विंड मिल का। तो ये आपके पास है विंड मिल, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को ये शो कर रहा है। तो ये है इसके फैंस, तो हवा चलेगी, विंड ब्लो करेगी और ये फैंस आपके मूव करेंगे। जैसे ये मूव करेंगे टरबाइन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा टरबाइन से, टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा और टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर के साथ जनरेट कर देगा स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि ये एक है सिंगल, देखो आसपास कोई और नजर नहीं आ रहा था, तो हम इसे बोलते हैं विंड मिल। लेकिन अगर इसके जैसे फैन बहुत सारे हैं, देखो जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन, तब हम उसे बोलते हैं विंड एनर्जी फर्म। क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी फर्म। और देखो कितना सारा एरिया रिक्वायर्ड है, अगर आप इस पिक्चर से आइडिया लगाना चाहो तो यही बहुत सारा एरिया है, लेकिन ऐसा ये पूरी कंप्लीट पिक्चर भी नहीं है। तो विंड एनर्जी फर्म के लिए बहुत सारी हमें लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट यानी फोर्थ पॉइंट में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द सन। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी को ड्राइव करेंगे फ्रॉम सन, हीट सन। तो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, द हीट एनर्जी इज यूज इन सोलर हीटिंग डिवाइसेज लाइक सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर फर्नेस एक्सेट्रा। द लाइट एनर्जी इज यूज कॉल्ड सोलर सेल। जब सन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो किस डिवाइस से करते हैं, सोलर सेल से यूज करते हैं। तो सोलर कुकर ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को, सन एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ हीट फॉर्म में यूज करेगा। ठीक है, और सोलर वाटर हीटर ये भी फिर देखते हैं इसके अंदर आगे, ये भी सिर्फ और सिर्फ हीटिंग वाली ही यूज करेगा, हीट को ही यूज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो सोलर कुकर क्या होता है, द बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज एन इंसुलेटेड बॉक्स painted black inside. It is covered by a glass plate which allows heat to enter the inside.
बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप आउट। यहाँ पर ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम आएगा वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी यहाँ पे देख लो, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, सोलर कुकर के अंदर एक ग्लास शीट होती है, इसे बोलते हैं ग्लास प्लेट। वो क्या काम करती है, वो सन रेडिएशंस को एंटर तो करवा देती है बॉक्स टाइप सोलर कुकर के अंदर, लेकिन उसे बाहर निकलने नहीं देती। ठीक है, उसे बाहर निकलने नहीं देती। इट हैज ए मिरर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट इनटू द बॉक्स। सोलर कुकर में एक मिरर होता है, और उस मिरर का फंक्शन क्या है, वो लाइट को बॉक्स के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। ध्यान से इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको पढ़ लेना जरूर। The food to be cooked is kept in the container inside the box. It can produce a temperature of 100 to 140 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये टेम्परेचर को बियर कर सकता है या बना सकता है। सोलर वाटर हीटर, तो जैसे आपको यहाँ पे पता लग गया कि टेम्परेचर गर्म बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, तो उसी हीट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे टू वार्म वाटर। तो वो क्या बन जाएगा आपका, सोलर वाटर हीटर। तो बिल्कुल वही है। सोलर वाटर हीटर हैज एन इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक इनसाइड विद ए सिस्टम ऑफ कॉपर प्लेट, कॉपर ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि कॉपर ट्यूब क्या करती हैं, जो हीट एनर्जी मिली है उसको कंप्लीटली यूज करती हैं। अगर हम यहाँ पर आयरन ट्यूब यूज करेंगे तो क्या होगा, वो आयरन ट्यूब जो है कुछ एनर्जी तो खुद ही कंज्यूम कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉपर ट्यूब यूज कर रहे हैं। इट इज कवर्ड विद ए ग्लास प्लेट which allow heat to enter inside but does not allow heat to escape out. When water flows through the copper tube, it absorbs heat and become hot. ठीक है, जो कॉपर प्लेट्स होती है वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर को गर्म करने में, वाटर को वार्म करने में लगा देती है। अगर हम यहाँ पर किसी और सब्सटेंस की यूज करेंगे तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम हीट को खुद ही यूज कर लेगी। ठीक है, तो कॉपर ट्यूब को हमने इसलिए यहाँ पर यूज किया। तो आपको पता लग गया सोलर एनर्जी के बारे में, आपको पता लग गया सोलर कुकर के बारे में, और आपको पता लग गया सोलर वाटर हीटर के बारे में। अब बहुत ही जल्द 1-2 मिनट के अंदर देख लेते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। Solar cells are made up of semiconductor like silicon, germanium, gallium, etc. A single solar cell can produce a voltage of about 0.5 to 1 volt and produces about 0.7 watt. ये कुछ डाटा आपके पास है, ये डाटा आपने थोड़ा सा याद रखना है। So several solar cells are arranged in a solar panel to produce more electricity. तो एक सोलर सेल की आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी है, और अगर हमें ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेल्स को कपल कर देंगे। एडवांटेजेस, इट इज एन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन रेडिएशंस के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं पे करनी, और सन जो एनर्जी है वो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डज नॉट कॉज पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। इट कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज वेयर देयर इज नो पावर सप्लाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसकी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, लेकिन वहां पर सन की रेडिएशन तो पहुंच ही रही है ना, तो हम उसी सन रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं अपने हीटिंग पर्पज के लिए। ठीक है, जैसे वहां पर हमने देखा था जो टेम्परेचर था 100 से 140 हो जाता है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, वाटर को बॉयल कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये थे एडवांटेजेस, आपने सभी के 3-3 एडवांटेजेस याद करने हैं। अब ये है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। इट यूजेस ए स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन विच इज एक्सपेंसिव। यहाँ पर जो सिलिकॉन है जो हम यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। Since silver is used for connecting the cells together, it is more expensive. और जो सेल्स को कनेक्ट करते हैं, जब हम सिलिकॉन सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर सिल्वर के कनेक्शन किए जाते हैं, यानी कि चांदी के, और आपको पता है सिल्वर कितनी कॉस्टली होती है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। The current produces in DC to convert it into AC increases the cost. जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डीसी होता है, और उसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें पेमेंट देनी पड़ती है, जिस वजह से ये क्या बन जाती है, डिसएडवांटेज बन जाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़े हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर सेल। तो ये है हमारे पास बॉक्स टाइप सोलर कुकर, ये रहा मिरर और ये रहा ग्लास शीट। अब इस मिरर का क्या काम है बताओ जल्दी से। इस मिरर का काम है सन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करके इस बॉक्स के अंदर पहुंचाना। बॉक्स क्या है, ब्लैक पेंटेड है। ब्लैक पेंटेड क्यों है, क्योंकि ब्लैक कलर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये रही हमारे पास ग्लास शीट। इस ग्लास शीट का क्या पर्पज है, इस ग्लास शीट का पर्पज ये है कि ये लाइट को एंटर तो करवा देता है जब हम इसको बंद करते हैं, लेकिन वो एग्जिट नहीं होने देता रेडिएशंस को, सन रेडिएशंस को एंट्री तो करवा देता है लेकिन उन्हें बाहर निकलने नहीं देता।
और सिमिलरली काम करता है जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 का काम है। CO2 क्या करता है, ट्रैप कर लेता है ना, उसी तरह से ये क्या करता है, हम यहाँ पर इस बॉक्स टाइप सोलर कुकर में सन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास शीट, और ये है हमारे पास सोलर वाटर हीटर। यहां पर हम एक सोलर सेल को देख रहे हैं, सोलर सेल। अब इस सोलर सेल का सिर्फ यही डायग्राम है, आप इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपके पास अपर, ये देखो यहाँ पर सबसे जो मेन पार्ट है, आप इस डायग्राम को बनाओगे और डायग्राम को बनाने के बाद जो यहाँ पर अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। अपर पोर्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर, लोअर पोर्शन ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात आपको याद रखनी है, याद रखना। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप में कम होते हैं। तो जैसे ही सनलाइट एंटर सोलर सेल पर फॉल करती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप कर जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, पुश कर जाते हैं। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आएंगे, तो वो इस तरह से फ्लो होते हुए अपना एक सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। और सर्किट कंप्लीट होते ही क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करता है। और उसी को ये बल्ब रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे, ये बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। तो ये था आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोलर सेल का डायग्राम। यहां पर हम इस वीडियो को, लेक्चर को फिनिश करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया यहाँ पर, जो डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी के अंदर, जो हमने फैंस देखे थे ना, हमने फैंस देखे थे इसके अंदर। इसके अंदर हमने ये फैंस देखे थे यहाँ पर। तो ये जो फैन जब ये रोटेट करते हैं ना, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, यानी कि बर्ड्स के लिए डेंजरस होते हैं। यानी कि अगर कोई बर्ड यहाँ से फ्लो कर रहा है, सपोज करो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो वो इन ब्लेड्स के रास्ते में आ जाते हैं और उनकी, और वो क्या, वो मर जाते हैं, एक तरह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये भी एक लिमिटेशन बनती है कि जहां पर भी विंड एनर्जी फर्म्स बनता है, वहां पर आपको बर्ड्स नहीं मिलेंगे, वो बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज रह गई थी विंड एनर्जी फॉर्म्स के लिए या विंड एनर्जी के लिए। तो ठीक है, आज हमने बहुत सारा पढ़ा है, बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन हमने जरूर लिया है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको जरूर देखना, जरूर पढ़ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना ऐसी, ठीक है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो बड़ी हो गई है तो अब ज्यादा बात नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।